लेट मी सी 12 सेकेंड्स। हाँ, ध्यान दो सब लोग इधर। अ पार्टिकल परफॉर्म्स SHM ऑफ पीरियड 12 सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। टाइम पीरियड आपको दिया गया है 12 सेकेंड्स। एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, यानी अगर आपका पार्टिकल ऐसा SHM परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ है शुरू में यहाँ है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। एक्सट्रीम पोजिशन से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है, बेटा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू क्या है? क्या है x की वैल्यू? 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। x जो है वो होता है पार्टिकल का डिस्टेंस। x जो है वो पार्टिकल का क्या होता है? डिस्टेंस। और वो हमेशा नापा जाता है मीन पोजीशन से। वो हमेशा कहाँ से नापा जाता है? मीन पोजीशन पे। मतलब वो जो आप देखते हैं ना फॉर्मूले में x रहता है जो, वो होता है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। आपने जितने भी फॉर्मूले बनाए जहाँ पर भी x आ रहा था, हर बार x क्या था? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन था। ये बात समझ में आई? अब इसने तुमको क्या बोला कि एक्सट्रीम पोजीशन से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे आ गया वो। तो जरा मैं बताओ तो, ये एम्पलीट्यूड आपका 8 का है ना? एक्सट्रीम पोजीशन से 6 पे आया तो यहाँ से कितना होगा फिर? 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, है कि नहीं? तो भैया अब ऐसा है कि यहाँ पर हमने देखा कि आपका डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, ऑसिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीन से स्टार्ट हुआ कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ? एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता फिर? x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। x की वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर। a की वैल्यू क्या है बेटा? 12 है ना? नहीं 8, सॉरी 8 cos ऑफ ओमेगा t 1 जा 4 जा। cos ऑफ ओमेगा t म्हणजे काय? 0.25 है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा t इज इक्वल्स टू हाउ मच? cos इनवर्स ऑफ 0.25। लॉग बुक निकालिए, लॉग बुक्स निकालो जिसके पास है। नेचुरल कोसाइंस के पेज में जाओ, नेचुरल कोसाइंस के पेज में जाओ। ओके, 0.25 के अप्रोक्सीमेटली आसपास का नंबर ढूंढो। 0.2500 2500 के आसपास का नंबर ढूंढो। 2500 वो आखिरी में मिलेगा, आखिरी में मिलेगा वो कॉस है ना, 45 के बाद मिलेगा आपको, 45 डिग्री के बाद। बताओ तस्मिया। तो अगर मैं यहाँ पर लॉग बुक में जाता हूँ 0.7 0.5 अब मेरे को 0.25 देखना, 2500 के आसपास का नंबर। 258888253825212504 ये 4 का फर्क, और 87 ये कितने का फर्क आ रहा? नहीं हाँ, ये 2504 ही लेना पड़ेगा, और 2500 के आसपास का नंबर चाहिए ना अपने को। हाँ, तो ये देखो, अगर आप मैं देखूंगा 75 रो के रो में 0.5 डिग्री के कॉलम में आ रहा है। 75 के रो में 0.5 डिग्री के कॉलम में, तो मैं लिखूंगा कि देखो भैया यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75.5 डिग्री। कितनी आ रही है? 75.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। बहुत एक्यूरेट निकालते बैठोगे तो 75.51 आएगा, मगर इतना भी चल जाता है। तो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई इसकी 75.51। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज 75.5 डिग्री। अब एंगल कायम है बेटा, एंगल कायम है, डिग्रीज में। हम लोग को कैलकुलेशन के लिए हमेशा कायम में चाहिए होता है रेडियंस में, तो अब उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, या बोलते हैं इसको 180 अपॉन पाई से डिवाइड करो। तो मैं पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री से वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो पाई और पाई हो गया कैंसिल,
देखो आप बोलेंगे अपने को क्या निकालना था, स्मॉल टी निकालना था, तो 75.5 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो स्मॉल टी इज इक्वल टू 25.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 180 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये आगे का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका आंसर जो आने वाला है, आई टेल यू द आंसर, वो रहेगा 2.517 सेकेंड्स। 2.517 सेकेंड्स। पहली बात तो देखो, नीट में और जेई में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो वो वैल्यूज ऐसी देगा जिसका कॉस इनवर्स आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। वो जानबूझ के ऐसा देगा, मतलब जैसे मान लो 1/2 दे दिया इसने, है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री, यानी π/3। ऐसा कुछ नंबर देगा आपको, तो उस चीज़ की अपने को चिंता नहीं करने की कि ये सर ऐसे नंबर्स आ गए तो बेटा दरवाज़ा खोलो, आप ऐसे नंबर आ गए तो हम क्या करेंगे, उसका टेंशन नहीं। ये बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बोर्ड में आया तो भैया फिर आपको लॉग बुक यूज़ करना पड़ेगा। देखो और ये क्वेश्चन जिसका मैं काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि नीट में आना चाहिए, और कई सब लोग वो IMP बोलते हैं इसको, मगर अभी काफ़ी दिनों से, मतलब अभी तक के आया नहीं है। इसमें एज अ प्रूफ है, मगर वो एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। हाँ, कैसे आया, देखो देखो ये था 1, ये 2 था, ये 8 था, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, है ना, ये 4 इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1/4, 1/4 0.25। हर मॉड्यूल में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये वाला अपने मॉड्यूल में भी है एज अ MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Particle executing SHM has velocities v1 and v2 at distances x1 and x2 respectively. First off, from the mean position comma, show that its time period is capital T equals to 2 pi under root of x1 square minus x2 square upon v2 square minus v1 square। एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटीज है एज रिटन एज v1 एंड v2 एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो वो हो रहा है प्रूव करो कि टाइम पीरियड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ तो करने को बोलेगा नहीं का, वो बोलेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड इज करेक्ट, और बस इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कभी v1 को v को ऊपर ले लेगा, x को नीचे ले लेगा, या x के सीक्वेंस को पलट देगा, या v के सीक्वेंस को पलट देगा, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन दे सकता है आपको, है ना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख लो, बहुत आसान है ये। मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x1, एट डिस्टेंस x1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिस्टेंस x1, v1 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो जब पार्टिकल का डिस्टेंस x1 था तब उसका वेलोसिटी क्या था, v1 था, है ना। अब ऐसा है आगे, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर।
अब ऐसा है कि मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, स्क्वायरिंग। स्क्वायर लेने पे इक्वेशन हो जाएगा v1 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिया a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। उधर का हो गया लिखना सभी का सॉल्यूशन। अब जैसे हम लोग ने डिस्टेंस x1 के लिए फॉर्मूला लिखा वेलोसिटी का, बस बिल्कुल वैसा ही डिस्टेंस x2 के लिए लिखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह से, फॉर डिस्टेंस x2 वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, जैसे हम लोग ने v1 स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं, तो v2 स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगा। सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू बदलेगी क्योंकि एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। बोले कैसे सर, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? अब मान लो कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ये आगे पीछे जा रहे हैं, इसकी जो आगे जाने की लिमिट है मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर की जाएगी। हाँ, ये सफ़र के दौरान कभी वो यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, तो किस चीज़ की वैल्यू बदल रही है? x की, और x की बदलने की वजह से v की वैल्यू बदलेगी। लेकिन ये वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, एम्पलीट्यूड तो लगातार कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड भी लगातार कांस्टेंट होता है। अब मुझे करना क्या है, मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस करके देखूंगा। यहाँ पर दिख रहा है ना मुझे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसीलिए मैं 2 को 1 से माइनस करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर कैपिटल T का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैपिटल T का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब ऐसा है कि आप ये ब्रैकेट को ओपन करो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर x2 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर t स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर t स्क्वायर x1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, बस माइनस साइन का फर्क है, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ये हो गया ना भाई सभी? तो फिर अब देखो बेटा क्या बचा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा, और उसमें से भी 4 स्क्वायर t स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं। बचा क्या फिर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद मैं कहूँगा देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, है ना, अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब आगे क्या होगा फिर, इसका स्क्वायर रूट ले लो, t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा इस तरह से, है ना। इस फॉर्मूले को और ऐसा भी लिखा जा सकता है, t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगर मैंने ऊपर वाला सीक्वेंस बदला तो नीचे वाला सीक्वेंस भी बदलना पड़ेगा, अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ऊपर वाला सीक्वेंस बदला मैंने अगर, तो नीचे वाला बदलना पड़ेगा। तो दोनों में से एक कोई, अगर ऊपर x1 x2 है तो नीचे v2 v1 आना चाहिए, ऊपर अगर x2 x1 है तो नीचे v1 v2 आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए सीक्वेंस। लिख लो, नहीं था? हाँ, फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। देखो एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, जब वो डिस्टेंस x1 पे था तब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, v1 ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा को 2 अपॉन कैपिटल T लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये 4 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, है कि नहीं। अब जैसा आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, x1 डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी निकले,
वैसे ही x2 डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी लिखेंगे, पूरा हुबहू वैसे ही फॉर्मूला आएगा, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? अब मैंने यहाँ देखा कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर डाला। सब्ट्रैक्ट किए तो ये इक्वेशन ऐसा आ गया। 4 पाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये गया 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर x2 स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकालो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब ऐसा है बेटा, क्या करो इसका, हाँ टी स्क्वायर इधर लिए और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपन ने इधर लेकर आए। जब टी स्क्वायर इधर लेके चले गए, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इधर लेकर आए और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो टी स्क्वायर का बना 2, 4 का 2, टी स्क्वायर का टी, 4 का 2, पाई स्क्वायर का पाई, और ये पूरा का पूरा टर्म आपका इंडो रूट में आ गया। अगर आप ये सीक्वेंस पलटते हैं, जैसे माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालें, तो यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मगर फिर अगर ये बदले सीक्वेंस तो नीचे का भी सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमपी करके लिखो नीट के लिए, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी। NCERT का क्वेश्चन, a needle of a sieving machine has moves along a path of amplitude 4 centimeter। तो आपको एम्पलीट्यूड दिया गया है एंड दैट्स हाउ मच, 4 सेंटीमीटर, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। आपको पता लगाना है एक्सेलरेशन 130 सेकेंड्स आफ्टर 1/30 सेकेंड आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजीशन। जब वो कितना क्रॉस कर चुका होगा, 1/30 सेकेंड्स आफ्टर द मीन, इट हैज़ क्रॉस द एक्सट्रीम पोजीशन 1/30 सेकेंड्स। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भैया बोलेंगे आप, ये एक्स जो हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, और हम कहेंगे यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हाउ मच, मैं लिख सकता हूँ एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी। बोले ये कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। अगर कोई ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप ये फॉर्मूले से देते हैं, है ना। तो भैया आप जानते हैं एक्स का फॉर्म एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा आता, और एक्सेलरेशन को भी आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और अब हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से बन गया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक तो ये तरीके पे, या फिर मेथड सेकंड क्या मालूम क्या, आप देखो फॉर्मूला जानते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं।
इसका डेरिवेटिव ले लो तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। एक और बार डेरिवेटिव ले लो तो a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखो वही बना ना, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और हमको तो मैग्नीट्यूड लेने का उसका, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो उसको क्या ले सकते, ए स्मॉल ए इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आप चाहे ऐसा जाओ या ऐसा जाओ, बात एक ही छोड़, अल्टीमेटली आप पहुंच रहे एक ही फॉर्मूले पे, एक ही इक्वेशन पे पहुंच रहे आप। बात समझ रहे क्या आप? मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, वैसे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में माइनस साइन आता है तो वो वैसे ही बनता था, है ना, मगर उसने पहले ही बोला मैग्नीट्यूड बताओ, तो बोले भाई आपने ऐसा लिखे। बस सर यार एक्सेलरेशन के फॉर्म में तो टाइम आता ही नहीं। अरे नहीं आता तो क्या हुआ, एक्स के फॉर्म में तो टाइम आता ना, तो एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी लिख डाला, है कि नहीं। तो ए साइन ओमेगा टी लिखे आपने। अब ऐसा ही ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आप चाहे तो एक ऐसा भी जा सकते, एक्स की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी, एक बार डेरिवेटिव लेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक और बार डेरिवेटिव लेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मगर आपको उसका क्या लेने का है, मैग्नीट्यूड। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो चाहे आप उस जगह से जाओ या इस जगह से जाओ, हर बार आप सेम प्रोसेस पे आते हैं। तो मैं यहाँ बोलूँगा ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ भी का एक काम करो, टाइम फ्रिक्वेंसी दिया हुआ ना, रुको, ए ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। बोले ये कहाँ से आया? अरे भैया क्योंकि आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन नहीं लिख सकते ओमेगा को, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एन। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ए ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा की जगह तुम 2 पाई एन डालेंगे, उसका तो स्क्वायर है, तो बोले 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। वो आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एन की वैल्यू है ना। अब आगे का कैलकुलेशन, ये इधर का हो गया पूरा, ये इधर के बिठा देता हूँ। चलो देखो फिर आगे, फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड कितने का बेटा, 4 का, और फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में कौन है अगेन, 4, पाई का स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर, और n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर म्हणजे काय 25, साइन ऑफ अगेन 2 पाई n इंटू टी, तो साइन ऑफ 2 पाई n टी, तो ये हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400, 400 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 पाई, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 5, और टाइम कितना दिया हुआ है 1/30, ये हो जाएगा 2 5 10, और ये पाई बाय 3 हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ पाई बाय 3, है ना। साइन पाई बाय 3 मतलब कौन सा एंगल हो रहा, पाई बाय 3 बोले तो कौन सा एंगल होता, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता, √3/2। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, a इक्वल्स टू 400 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3/2, और √3 की वैल्यू आपको मालूम है 1.732 होता। करो कैलकुलेट, बताओ कितना आ रहा। आया क्या आंसर किसी का? पूरा कैलकुलेशन चेक करना एक बार। 400 पाई स्क्वायर है ना, आओ, और साइन 30 सही है, √3/2। कुछ आंसर आना चाहिए 34.20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास, ये आंसर आना चाहिए।
डेसिमल में देख लेना एक बार। हुआ? अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये सारे क्वेश्चंस अब आने वाले एनसीईआरटी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसी फॉर्मेट पे वेव्स के क्वेश्चन भी है। Which of the following function of time represents a periodic and B non-periodic motion? Question mark. Give the period for each case of periodic motion. Omega is any positive constant. नीट में जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अभी लिख रहा हूँ मैं। आई होप सो इधर का पार्ट हो चुका होगा सभी का, लेफ्ट साइड का हो गया। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इक्वेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सेकेंड इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। थर्ड इक्वेशन e raised to power minus omega t and the last option log of omega t। देखो बेटा, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कहा था एवरी SHM इज़ अ पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट अ SHM। ये बात को ध्यान में रखना थोड़ी देर। ये हो जाएगा तो बता देना मुझको, क्योंकि आपको पूरा फोकस चाहिए मिलेगा। ये इधर का हो गया पूरा लेफ्ट साइड का, जल्दी लिखो फिर। प्लस है यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। नहीं भी रहता तो भी आ जाता था आंसर। ये वाली हर एक चीज़ को गौर से देखना,
बहुत अच्छे से ध्यान देके एक एक चीज़ को समझना। अगर ये तुमको जमा तो तुम्हारे को वेव्स चैप्टर का भी जम जाएगा, वेव्स का भी अच्छे से आ जाएगा, है ना। वेव्स की शुरुआत में ही सबसे पहले इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हुआ? अब इसने 4 इक्वेशंस दिया है, चारों इक्वेशंस को हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पीरियोडिक है, कौन सा नॉन पीरियोडिक है ना। और दूसरी बात, फिर उसका पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखो बहुत आसान है, और इसने एक बात बोल दिया है कि मान के चलो ओमेगा जो है वो क्या है, कोई तो भी आपका कांस्टेंट है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऐसा है, ज़रूरी नहीं, वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे कैलकुलेट। देखो सबसे पहला इस इक्वेशन पे मैं फोकस करता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ये इक्वेशन एसएचएम की है या पीरियोडिक की है। वैसे अगर साइन और कॉस आ गया, साइन और कॉस ये पीरियोडिक ही होते हैं। बोले पीरियोडिक क्यों होते हैं? क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू रिपीट होती रहती है। बोले कैसे होती है? साइन 0 0, देखो एंगल को बढ़ा रहा मैं, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0 अगेन। और वापस अगर मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो वही वैल्यूज रिपीट होंगी, है कि नहीं। तो साइन की अगर आप कोई भी एंगल्स बढ़ाते जाओगे, अगर साइन का एंगल बढ़ाते जाओगे तो आपको वही सर्कल के अंदर पूरी वैल्यूज मिलती जाएंगी, 0 मतलब -1 से लेकर +1 के बीच में। तो तुम देख रहे कि हर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही। तो जब भी कोई फंक्शन का वैल्यू बार बार रिपीट होता, वही वैल्यू बार बार आ रही, तो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। तो जहाँ साइन दिख गया, जहाँ कॉस दिख गया, साइन और कॉस टैन नहीं है, जहाँ साइन दिख गया, जहाँ कॉस दिख गया, मतलब वो कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन। तो ये तो देखकर ऊपर के दो तो देखकर ही मैं बोल दूंगा कि वो पीरियोडिक मोशन है ना। फिर भी अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो क्या ये एसएचएम भी है क्या, हम लोग वो भी देखेंगे। एसएचएम के लिए अगर आपको याद होगा, पहली बात तो आपने देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = a sin ओमेगा टी। अगर किसी के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर आप इस तरह से देखें तो वो एसएचएम का इक्वेशन होता है, या फिर एक्सलेशन इज इक्वल टू -ω²x, ये वाला प्रूफ होना चाहिए। अगर ये हुआ तो आप बोलते हैं कि ये क्या है, एसएचएम है। अब हम देखते हैं कि मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? चलो देखते हैं। चलो इक्वल्स टू इसको मैं x दे देता हूँ। देखो x इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो साइन ओमेगा टी प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलो मान लिया। अच्छा 1/√2 को क्या लिख सकते हैं आप? बोले यार 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ π/4। क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस ऑफ π/4। अरे कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, और 45 को π/4 बोल सकते हैं आप। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा मैं? साइन ओमेगा टी। और इसको लिखूंगा मैं साइन π/4, और इसको लिखूंगा कॉस ओमेगा टी। अब बोले सर इसको साइन π/4 क्यों? ताकि मैं साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बना सकूं। साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या होता है? साइन ए प्लस बी का एक्सपांशन क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी फिर, √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4। देखो ये नहीं बनती कैसा, a प्लस बी का ऐसा, है ना। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी ये। अब ऐसा है कि आप पूछेंगे सर यहाँ अगर मैं कॉस लिख देता तो और यहाँ साइन लिख देता तो कोई फर्क पड़ता था क्या? नहीं पड़ता था।
बस इतना था। ये फॉर्मूला जो साइन में बना वो कॉस में बन जाता था, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 बनता था फिर वो, है ना। खैर हमको चलता साइन भी चलेगा कॉस भी चलेगा, तो अभी फिलहाल साइन लेकर आ गए हम लोग। तो देखो एक चीज़ है, अक्सर इसमें ये भी पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन देकर, गौर से सुन लो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन देकर अक्सर वो आपसे पूछता है एम्पलीट्यूड क्या होगा। क्या पूछता है? एम्पलीट्यूड। अब आप बोलेंगे साला एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर 1 है क्या? नहीं, पहले आपको ऐसा रिड्यूस करके ऐसा बनाना पड़ेगा। अब देखो इसके जैसा बना कि नहीं बना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का ऐसा, है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या आया? √2 मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट रहेगा वो, और ये क्या हो गया? इनिशियल फेज एंगल, है कि। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया? आपका SHM का इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये एक SHM है, और जैसे कि मैंने कहा था हर SHM क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है, तो इसीलिए वो क्या है? एक पीरियोडिक मोशन भी है। इट इज़ एन SHM है, सो पीरियोडिक, वो एक पीरियोडिक मोशन भी है। हाँ, इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू पूछा था। टाइम पीरियड का वैल्यू बस डायरेक्टली आप 2 पाई बाय ओमेगा करके लिखेंगे। वो ऐसा क्यों कि अगर आप ये गौर से इक्वेशन को देखेंगे, वो इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन को देखो, है ना। ये स्मॉल t के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये कौन होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? t = 2 पाई बाय ओमेगा, है कि नहीं। भले ही यहाँ पर ओमेगा को उसने पॉजिटिव कांस्टेंट बोला, भले ही उसने बोला कि कोई तो भी कांस्टेंट है, मगर इसका रिलेशन बिल्कुल उसके जैसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जैसा, तो मैं उसके बिल्कुल इसकी तरह जैसे लिख सकता है यहाँ पर, तो इसीलिए 2 पाई बाय ओमेगा लिख लो। ये पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट उसमें साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है? क्या ये पीरियोडिक है? जी हाँ। जैसी साइन फंक्शन आ गया तो हम लोग बोलेंगे इट इज पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि साइन और कॉस सारे के सारे फंक्शन है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। e⁻⁻ क्या ये पीरियोडिक मोशन है? नहीं, इट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। इट इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि देखो जब आप स्मॉल t की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 0 से लेकर आप 100 तक डालो, तो कभी भी वो पुरानी वाली वैल्यू रिपीट नहीं होती, बार बार वो वैल्यू बढ़ते जाएगी, आगे की वैल्यू निकलते जाएगी, तो ये वाला पीरियोडिक नहीं है। इसी तरह log ऑफ ओमेगा टी, ये तो देखते ही बोलेंगे इट इज नॉट पीरियोडिक मोशन, देखते ही बोलेंगे अरे ये तो पीरियोडिक नहीं है, देखते। एक्सपोनेंशियल आ गया, ई मतलब एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉग आ गया, तो वो पीरियोडिक मोशन नहीं है। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोलना नहीं है भाई ये पीरियोडिक मोशन, सिर्फ साइन और कॉस रहता तभी रहता हो। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया? क्वेश्चन लिखना बाकी है किसी का? Which of the following function of time represents, which of the following function of time represents a simple harmonic motion
बी पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। पीरियोडिक तो है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। गिव पीरियड ऑफ ईच केस, गिव पीरियड ऑफ ईच केस। और पहला जो सेट दिया है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, दूसरा जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पहला वाला बता सकते क्या? पहचानना है SHM है ना? SHM कहाँ है इसमें से, जैसे बोला एक कुछ इसमें आइडेंटिफाई करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स SHM एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक मोशन बट नॉट SHM। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि एवरी SHM इज अ पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ए SHM। अब अगर SHM आ गया तो पीरियोडिक तो ही है, पीरियोडिक आया तो जरूरी नहीं कि SHM होगा। वैसे दोनों जगह साइन देखकर क्या समझ में आया? पीरियोडिक है, पीरियोडिक है ये देखकर समझ में आ गया। साइन फंक्शन है ना सारे के सारे, तो उसको तो देखकर समझ में आ गया कि पीरियोडिक मोशन है। इट इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू अगेन एंड अगेन। बट दूसरी सवाल बात यह आता कि दोनों भी क्या SHM रिप्रेजेंट करते हैं क्या? चेक करना पड़ेगा अपने को। अब कैसे पता चलेगा? एक तो डिस्प्लेसमेंट की वैसी प्रॉपर इक्वेशन बनना चाहिए जो लिखे थे अपन ने, इस टाइप की कोई इक्वेशन बनना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। अगर ऐसा बन गया तो काम खत्म है ना। या फिर एक्स की है तो 2 बार डेरिवेटिव लो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के हिसाब से बनना चाहिए वो। तो ट्राई करते अपन। चलो सबसे पहला कौन सा है? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल इसी तरह फॉलो करूंगा मैं, बिल्कुल इसी तरह से। x इज इक्वल्स टू √2 से मल्टीप्लाई करो 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल वही तरीके से। देखो x इज इक्वल्स टू √2 कॉस π/4 साइन ओमेगा टी माइनस साइन π/4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना? देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर? √2 साइन ओमेगा टी प्लस π/4 साइन ओमेगा टी प्लस π/4। अब इस इक्वेशन को देखते ही साफ पता चल जा रहा, सॉरी प्लस नहीं माइनस, इस इक्वेशन को देखते ही साफ पता चल जा रहा कि ये एक SHM है। क्योंकि बिल्कुल ये जो SHM की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल वैसे ही चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा, है ना। बस माइनस का मतलब है कि वो पीछे से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ। तो भाई ये इक्वेशन तो बिल्कुल SHM की इक्वेशन जैसी है। मतलब पहला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा? SHM। और अगर पहला इक्वेशन SHM रिप्रेजेंट्स कर रहा मतलब वो तो पीरियोडिक ही है। ये बात समझ में आया क्या? ये इक्वेशन ऐसी थी 1/√2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको ऐसा रिड्यूस करके ऐसी इक्वेशन बनाया। ये आपको आना चाहिए, ये टेक्निक आना चाहिए आपको, ये ज़रूरी है। आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा और आपको ऐसी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। वेव्स में तुमको और प्रैक्टिस कराऊंगा और भी इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस आते हैं। मॉड्यूल में भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए उस पर इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपने रिड्यूस करके बनाए। हालांकि मॉड्यूल में क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। एम्पलीट्यूड पूछता, इनिशियल फेस एंगल पूछता, जैसे यहाँ माइनस π/4 है इनिशियल फेस एंगल, ऐसे सवाल पूछता हूँ। तो ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है जो कि SHM के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो मैं बोलूँगा पहला इक्वेशन तो बराबर है, वो SHM रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा hence the given equation represents SHM, hence that is periodic। अब
SHM है तो पीरियोडिक तो है ही है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होगा? T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अगेन वही कि ओमेगा ही चाहिए यहाँ पर मल्टीपल में, तो T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो दूसरा वाला, इधर ध्यान दो बेटा। अब दूसरा वाला, यहाँ पर हमको दिख रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने साइन का फंक्शन देखते से बोल दिया कि भैया यहाँ तो ये पीरियोडिक मोशन है। साइन का फंक्शन देखते से हमने क्या कहा कि ये पीरियोडिक मोशन है। मगर क्या ये आपका SHM भी है? वो भी देखना पड़ेगा हमको। साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना इक्वेशन में, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो चलो देखते हैं इसको। पीरियोडिक मोशन तो है, क्या ये SHM है क्या? डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर यहाँ तुमको डेरिवेटिव नहीं आता तो भाई फिर से चिंता, फिर से प्रॉब्लम आ जाएंगे। यहाँ डेरिवेटिव प्रॉपर आना ज़रूरी है, नहीं तो बोलेंगे ये क्या हो रहा है ना। और अगेन मैंने बार बार बोला कि आप डेरिवेटिव के लेक्चर्स देखो, अगर नहीं आता आपको तो उसमें से क्लियर करो। ये टाइम नहीं है ऐसा, अब ये स्टेज पे पहुंचे बाद अगर आपको डेरिवेटिव आ रहा तो भाई बहुत ही बुरी बात है ये। देखो dx अपॉन dt तो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ये नहीं समझा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो होता है ट्वाइस एक्स मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन dx, जो कि हो जाता है जस्ट ट्वाइस एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर लेते हैं अगर, तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी। अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, जो कि हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है a। वैसे यहाँ पर कहाँ गए? हाँ, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना। अच्छा, यहाँ हो चुका था, सॉरी। हाँ, ये x इज इक्वल्स टू जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब हुआ साइन ओमेगा टी का पावर 2, साइन ओमेगा टी का पावर 2। इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे dx अपॉन dt, वो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी, यानी पावर नीचे आया, मल्टीप्लाई बाय अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव होगा। अंदर के मटेरियल का क्या होगा? फिर से डेरिवेटिव होगा। अब अंदर के मटेरियल का फिर से जब डेरिवेटिव लिए तो साइन ओमेगा टी का क्या बनेगा? 2 इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बोले अब ये ओमेगा कहाँ से आ गया? है ना, ये डेरिवेटिव के साथ के कांस्टेंट बाहर आते हैं। यही भाई मसला है, तुमको डेरिवेटिव नहीं आता तो भाई सब गड़बड़ है यहाँ पे। देख लो अच्छे से, वो जो रूल होते हैं कि फंक्शंस के, जब भाई वो वापस आता है बाहर, उस हिसाब से ये इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई, वेलोसिटी का इक्वेशन फिर क्या लिखेंगे आप? तो वो लिखेंगे आप ट्वाइस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अच्छा देखो यहाँ पर ट्वाइस ओमेगा टी साइन ओमेगा, ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैं एक बात जानता हूँ कि साइन 2 ओमेगा टी को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अरे हाँ या ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे बिल्कुल वैसे ही, अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो जहां पर इस तरह का इक्वेशन मौजूद है उसको रिड्यूस करके आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को गौर से देखा, और ये तो बिल्कुल इसके जैसा है। तो बोले फिर ऊपर वाली इक्वेशन को आप रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। रिड्यूस करके आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब फिर उसके बाद मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए होगा, तो बोले इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अगेन डिफरेंशिएट, a इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा d बाई डी टी ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। एक्सेलरेशन फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी का क्या बनेगा?
ओमेगा, 2 ओमेगा बाहर, साइन का बन गया cos 2 ओमेगा टी। देखो a इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा है, मैं कहीं से भी इस इक्वेशन को इस तरह से बनता हुआ नहीं देख सक रहा। अगर मैं चाहूं तो इसमें से साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालूं बाहर और उसको x लिखूं उसकी जगह, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर याद है ना, अपन एसएचएम प्रूव करने का मैंने आपको जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि देखो ये इस तरह से प्रूव करना पड़ता है एसएचएम में करके। तुम्हारे को x की एक इक्वेशन दी रहेगी, 2 बार डेरिवेटिव को एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसमें से एक इक्वेशन निकल के आएगी कॉमन में बाहर जो बिल्कुल x की तरह होगी, है ना, और वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जैसा एक फार्मूला बन जाएगा। फिर तुमने बोला सही, तो एसएचएम का एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो अगर ऐसा बन पाए तो हम बोलते हैं एसएचएम है। जैसे ये चीज़ आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, कहाँ कौन सी इक्वेशन थी वो, रेड्यूस होके ऐसी बनी थी ना ये। अगर मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव लूँगा तो उसमें से मैं कॉमन निकाल के उसको x बना सकता हूँ फिर। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ जाएगी, मगर यहाँ होते हुए वो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा देखो, सिंस आपका एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, therefore this is not an SHM. This is not an SHM. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ओके। हाँ, मगर पीरियोडिक है, बट पीरियोडिक, क्योंकि यहां पर साइन फंक्शन आ गया था ना, तो वो पीरियोडिक है। Therefore टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, 2 पाई बाय ओमेगा, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। लिख लीजिए, इसमें डेरिवेटिव संभालो भैया, नहीं अगर डेरिवेटिव संभला तो ये पूरा जाएगा हाथ से, ये वाला पार्ट। उसमें परफेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। डबल फंक्शन के जो आते हैं डेरिवेटिव्स, जैसे बार बार करना पड़ रहा है डेरिवेटिव यहाँ पर, ये कंसेप्ट समझ में आता तो ही होगा वो, नहीं तो नहीं, है ना। इसका पहले तो पावर नीचे लेते, फिर अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव लेते। इसमें भी वही किए, पावर नीचे लिए, अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव लेते। अब साइन ए एक्स का मालूम है, ए कॉस ए एक्स होता, तो साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा। ये ऐसा इक्वेशन आया। आर्ट्स ले लो, अगर भारी जा रहा, जान पे आ रहा तो फिर आर्ट्स ले लो। ऐसा सोच, आर्ट्स ले लो फिर, क्योंकि आगे तो तुमको हर फील्ड में वही चाहिए। साइंस बोले तो वही फील्ड है। अगर तुम बोलेंगे भाई मेडिकल फील्ड में जा रहे, तो भाई इतना डेंजरस, इतना बड़ा सिलेबस रहता वो, इतने बड़ी बड़ी किताबें एक एक, और उसमें कितने सारे अलग अलग मतलब उसके वॉल्यूम्स, मतलब बहुत डेंजरस पड़ेगा चीज़। बोलते मेडिकल, हाँ उसे मेडिकल फील्ड में भी अगर आप जा रहे, थेरी भी है वहाँ, थेरी मतलब ये फिजिक्स वहाँ पे पीछे नहीं छोड़ता, है ना। अरे एक्सरे मशीन से ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये इतने सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर भी फिजिक्स आता ही है बेसिक्स लेवल पे, और इतना रहता है। अब जैसे एक मैंने एम्स के डॉक्टर का मैंने एक वो देखा था, जो मोटिवेशन के तौर पे बता रहा था, ये वही मतलब फिजिक्स को ही लेके बोल रहा था। बच्चों बोले 11th-12th में तुमको फिजिक्स नहीं जमता, बोले तो तुम मेडिकल में आकर क्या करोगे, बोले ये देखो, बोले MRI का ये सारी चीज़ें, बोले इसमें सब कैलकुलेशन करना पड़ता देख कर, बोले वो सारी चीज़ें तुमको ये कब जमेंगा फिर बोले। तो अगर तुमको यही भारी जा रहा, तुमको दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा इसमें, तो फील्ड ही चेंज कर दो। इतिहास ज्योग्राफी पढ़ो, है ना। सन 1957 में ये हुआ था, है ना। 1857 में आज़ादी की पहली जंग लड़ी गई थी, इतने मरे थे उतने जिंदा थे, वो करो फिर, है कि नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा। चलो हो गया इनफ। थोड़ा फ्री क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम चालू हो जाते बड़बड़। आए हाय, तो जल्दी करो।
which of the following function of time represents, पहला तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, एंड सी ए बस रे नॉन पीरियोडिक मोशन। साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन क्यूब ओमेगा टी, थ्री कॉस पाई बाय 4 माइनस 2 ओमेगा टी, चौथा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 3 ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 5 ओमेगा टी, पांचवा एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, छठा 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। वैसे तुमको अगर प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, देखकर ही बोल सकते तुम। पहला एसएचएम है और एसएचएम है तो पीरियोडिक है। दूसरा एसएचएम नहीं है मगर पीरियोडिक है। तीसरा एसएचएम भी है और पीरियोडिक भी है, ये कॉस ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम है ना सिर्फ। तीसरा पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। देखो भाई मान लो 2 या 3 ऐसे साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिसमें फेस एंगल अलग अलग आ रहा है, फेस एंगल अलग अलग आ रहा है, तो वो एसएचएम नहीं है ना। हालांकि इंडिविजुअली देखा जाए तो ये एसएचएम है, इसको अकेले को देखूंगा तो एसएचएम है, इसको अकेले को देखूंगा तो एसएचएम है, इसको अकेले को देखूंगा तो एसएचएम है। अब ये 3 एसएचएम मिलकर एक नया मोशन बना रहे हैं मगर वो एसएचएम नहीं होगा, है कि नहीं। और ये एक्सपोनेंशियल आ गया, होता ही नहीं एक्सपोनेंशियल, नाइदर एसएचएम नॉर पीरियोडिक। तीसरा नाइदर एसएचएम नॉर पीरियोडिक, है ना। हाँ बस इसका टाइम पीरियड प्रॉपर पता लगाना है, कौन से वाले का, थर्ड वाले का। सबका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है मगर इसका क्या आएगा, ये देखो गौर से, सबका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा है, इसका क्या आएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, एसएचएम एंड पीरियोडिक, और टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, और टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो ये इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरी वाली इक्वेशन को देखो गौर से, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। कॉस के अंदर सीक्वेंस को आराम से पलटा सकते हैं, कोई माइनस साइन बाहर नहीं आएगी। अगर मैं यहां से माइनस साइन बाहर निकालूं तो देखो आपको शायद मालूम होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। मालूम ही नहीं मालूम, तो भैया अगर मैं यहां से इसको पलटाऊंगा तो माइनस साइन यहां पर आएगी बाहर, है कि नहीं, और निकलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस ही होगा, पॉजिटिव हो जाएगा अगेन। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे
स्मॉल टी के साथ यहां जो भी मल्टीप्लीकेशन में होता है ये पूरा का पूरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो फिर मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू 2π/2 ओमेगा। तो इक्वेशन क्या बना फिर π/ω है ना। तो ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और ये मैं कहूंगा ठीक है ना, पीरियोडिक बट नॉट SHM। पीरियोडिक तो है क्योंकि यहां पर कॉस का फंक्शन आ गया, मगर SHM इस वजह से नहीं है क्योंकि यहां पर मल्टीपल SHM का क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है ऑफ डिफरेंट फेज एंगल, ऑफ डिफरेंट फेज। सेम फेज एंगल के ऐड हुए तो कोई मसला नहीं, मगर ये डिफरेंट फेज एंगल के है ना सब, तो इसीलिए। और ये तो भैया नाइदर SHM नॉर पीरियोडिक, वो देखते ही बता सकते हैं आप उसको। लिखिए फटाफट। प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चन की आदत पड़ जाएंगी फिर धीरे धीरे। शुरू में भारी जाएगा वो, शुरू में तो बेसिक डेरिवेटिव भी भारी आता था, बाद में जम गया ना। एक आसान सा क्वेश्चन लास्ट, which of the following relation between acceleration small a displacement small x of the particle involve SHM? (0.7x) बात ही नहीं रहे। ये आसान है। इनमें से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस SHM रिप्रेजेंट करते हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन या ऑप्शंस SHM रिप्रेजेंट करते हैं? हिंट देता हूं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन पे नजर डालो एक बार, सेकंड, थर्ड, फिर से देखो। एक्सेलरेशन की इक्वेशन पे नजर डालो। दो बातें, एक्सेलरेशन किसको प्रोपोर्शनल है और उसका डायरेक्शन कैसा होता है। कौन सा? थर्ड? यस, द ओनली करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये SHM नहीं है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। एक्स का पावर 1 होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोज करता है डिस्प्लेसमेंट को, है कि नहीं? तो भैया अब अगर यहाँ देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो है, प्लस है, माइनस नहीं है। यहाँ डायरेक्टली माइनस है मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पर तो ना माइनस है ना एक्स है, तो इकलौता ये है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। कल हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ SHM।